विक्टर फ्रैंकल, एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जो इंसान के हौसले की मिसाल है। सोचिए, एक मनोचिकित्सक जिसे नाजी डेथ कैंप की भयावहता में धकेल दिया गया और उसने वहीं उसी नरक में जीने का एक नया मतलब खोज लिया। ये सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है, ये जिंदगी को एक मकसद देने की कहानी है। चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं विक्टर फ्रैंकल के इस गहरे दर्शन को। फ्रैंकल की पूरी सोच, उनकी पूरी किताब इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। जब जीने की कोई वजह, कोई क्यों मिल जाता है, तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, इंसान उन्हें सहने का कैसे ढूंढ ही लेता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, फ्रैंकल ने अपनी आंखों से इसे सच होते देखा था। तो कहानी हमें ले चलती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के यातना शिविरों में, ऑश्विट्स, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी। और ठीक वहीं, उसी खौफ और पीड़ा के बीच एक क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जन्म ले रहा था। ये कोई एसी कमरे में बैठकर लिखी गई थ्योरी नहीं थी, ये तो अस्तित्व की आग में तपी हुई एक सच्चाई थी। देखिए, फ्रैंकल वहां सिर्फ एक कैदी बनकर नहीं जी रहे थे, वो एक मनोचिकित्सक की नजर से सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे। उन्होंने एक पैटर्न देखा कि जो कैदी अपनी पीड़ा में भी कोई अर्थ ढूंढ लेते थे, कोई मकसद पाल लेते थे, उनके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती थी। ये इस विचार को सीधी चुनौती थी कि इंसान बस अपने हालातों का गुलाम होता है। और ये बात बहुत ही भयानक थी। ये सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल था। जैसे ही किसी के अंदर से जीने की वजह, वो क्यों खत्म होता, उसका शरीर भी हार मान लेता। फ्रैंकल ने देखा कि उम्मीद का धागा टूटते ही जिंदगी की डोर भी टूट जाती थी। इससे पता चलता है कि एक मकसद का होना कितना कितना जरूरी है। तो इन रूह कपा देने वाले अनुभवों से फ्रैंकल ने क्या निचोड़ निकाला? उन्होंने अपने सारे मुशाहिदात को एक नई थेरेपी में बदल दिया, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे आज दुनिया लोगोथेरेपी के नाम से जानती है। लोगोथेरेपी सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। देखिए, फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी ड्राइव है खुशी पाना। एडलर ने कहा नहीं, शक्ति पाना है। पर फ्रैंकल ने एक बिल्कुल अलग बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बुनियादी, सबसे गहरी इच्छा जीवन में एक अर्थ खोजना है। यही वो चीज है जो हमें असल में चलाती है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये अर्थ मिलेगा कहाँ? फ्रैंकल ने इसके 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला है कुछ रचकर, कोई काम करके, दुनिया को कुछ देकर। दूसरा, किसी खूबसूरत चीज का अनुभव करके, या किसी इंसान के साथ गहरे रिश्ते में, यानी प्रेम में। और तीसरा, शायद सबसे गहरा रास्ता, जब कोई पीड़ा ऐसी हो जिसे टाला नहीं जा सकता, तो उसके प्रति अपना नजरिया बदलकर उस पीड़ा को ही एक अर्थ दे देना। क्या कमाल की बात है ये। सोचिए, जिस पल तकलीफ को एक मकसद मिल जाता है, वो तकलीफ नहीं रह जाती, वो एक त्याग बन जाती है, एक सीख बन जाती है, उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये पीड़ा को खत्म करने की बात नहीं, बल्कि उसे एक नया रूप देने की कला है। फ्रैंकल के ये विचार सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दर्शन है या आज का विज्ञान भी इसे मानता है? चलिए देखते हैं कि मॉडर्न रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। तो साल 2015 में कुछ वैज्ञानिकों ने स्पेन के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर एक स्टडी की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जिन स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक मकसद होता है, एक अर्थ होता है, क्या उनकी मानसिक सेहत यानी साइकोलॉजिकल वेलबींग बाकियों से बेहतर होती है? और नतीजे बिल्कुल साफ थे। ये चार्ट दिखाता है कि जिन लोगों की जिंदगी में अर्थ का एहसास ज्यादा था, उनकी ओवरऑल वेलबींग और सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार करने की भावना बहुत ज्यादा थी। मतलब कनेक्शन बिल्कुल सीधा और मजबूत था। और अब ये नंबर देखिए, 56%। ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। इस स्टडी के मुताबिक लोगों की मानसिक खुशी में जो फर्क था, उसका 56% हिस्सा सिर्फ इस एक बात से तय हो रहा था कि उनकी जिंदगी कितनी अर्थपूर्ण है। ये कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, ये सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी के साथ होता है, इस कहानी पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। फ्रैंकल की विरासत जितनी प्रेरणा देती है, उतनी ही जटिल भी है। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों ने उनकी किताब में बताई गई बातों की सच्चाई पर सवाल खड़े किए हैं। इन आलोचकों का मानना है कि फ्रैंकल ने कैंप के अपने अनुभवों को शायद कुछ इस तरह से पेश किया जिससे उनकी लोगोथेरेपी की थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट मिले।
उनका तर्क है कि हो सकता है कि असलियत को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया गया हो। ये एक गंभीर बात है और पूरी तस्वीर देखने के लिए इसे भी समझना जरूरी है। आलोचकों के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, कि फ्रैंकल ऑश्विट्स में शायद कुछ ही दिन रहे थे, ना कि उतना लंबा समय जितना उनकी किताब से लगता है। दूसरा, कि उन्होंने अपनी कहानी को बाद में अपने सिद्धांतों के हिसाब से ढाला। तीसरा, कि उनकी कहानी होलोकॉस्ट की असल भयावहता को कम करके दिखाती है। और चौथा, ये कहानी ये गलत धारणा देती है कि जिंदा रहना सिर्फ सही नजरिए का खेल था, जबकि हकीकत में किस्मत का बहुत बड़ा रोल था। तो इन सब आलोचनाओं और बहसों के बीच आखिर फ्रैंकल की कहानी का सार क्या है? ऐतिहासिक डिटेल अपनी जगह है, लेकिन उनके संदेश की जो ताकत है वो आज भी उतनी ही सच्ची और प्रासंगिक है। यही फ्रैंकल के दर्शन का दिल है। किसी इंसान से उसका घर, उसका परिवार, उसकी आज़ादी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी छीने जा सकते हैं। सब कुछ सिवाय एक चीज़ के। वो आखिरी चीज़ जो कोई नहीं छीन सकता, वो है ये चुनने की आज़ादी कि इन हालातों का सामना किस नज़रिए से करना है, अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी। और आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। कहानी के डिटेल्स पर चाहे जितनी भी बहस हो, फ्रैंकल का जो मूल विचार है वो आज भी अटल है कि असली शक्ति इसमें नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल अक्सर नहीं होता। असली शक्ति इस बात में है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी आखिरी और सबसे बड़ी आज़ादी है। तो एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत और आज़ादी हमारी प्रतिक्रिया चुनने में है, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में आज इस पल में क्या अर्थ बनाना चुन रहे हैं?